Hello, very good afternoon, dear all. Very good evening, dear Nishu, and good afternoon, dear sir. तो sources आगे ही लास्ट जो सेशन था बच्चे हमारा प्रस्तावना पे हम लोग बात कर रहे थे। इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि स्रोत, प्रकृति और उद्देश्य, ये तीन चीजें होती है। और इसमें हमने पूरी जो लाइन है, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और राज्य, इन सबको मैंने आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन फॉर्म में क्लियर कर दिया था कि क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेट क्या है, सोवरेन या प्रभुत्व संपन्नता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, उसके बाद गणतंत्र क्या होता है। यहाँ तक चीजें हो गई थी। इसके बाद समाजवादी वगैरह जो शब्द हैं उनको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कहाँ लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया था कि न्याय के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं उनमें ही समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है मेंशन किए गए हैं। स्वतंत्रता में धर्मनिरपेक्ष शब्द मेंशन किया गया है। कहाँ सर? वेरी गुड इवनिंग डियर दीपक कुमार। जब मैं न्याय की बात करूंगा तो एक बात बताइए, ये जो चारों की चारों चीजें हैं, मैंने जाते वक्त ये बता दिया था कि ये रूसी क्रांति से, ये फ्रांसीसी क्रांति से, ये भारत के संविधान के उद्देश्य हैं। मतलब कल को जब भी गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी, ये बात ध्यान रखेगी गवर्नमेंट कि कोई भी कानून दरअसल उसमें इंसानों को यानी भारतीयों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसी फीलिंग जरूर आए। अगर किसी कानून में इन चारों के अलावा किसी तरह की बात हो रही है तो वो चीज वैलिड नहीं मानी जाएगी। और इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में और भारत के संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रस्तावना में बात की गई है दरअसल वही भाग 3 और भाग 4 में भी बात की गई है, लेकिन उसको वहां पर एक्सपैंड किया गया, खोला गया है, क्लियर किया गया है हर पॉइंट्स को। तो एक डिफरेंस होता है डियर। ठीक है, एकदम बढ़िया डियर सुनील, एकदम बढ़िया, फिट एंड फाइन। आशा करूंगा कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बेटा एक बात बताओ कि लीसो ऐप पे आने का सबसे बड़ा कारण क्या है आपका? मतलब क्यों लीसो ऐप पे हो? क्या कारण बताओगे? बताना जरा, मैं भी देखूं कि आप लोगों का क्या कारण है। लीसो ऐप पे आने का क्या कारण? अच्छा, अच्छा जॉब, निशो कुमार एक बात बताओ, जॉब कैसे दिलाएगी? लीसो आपको जॉब कैसे दिलाएगी, एक बात बताना जरा। नमस्कार डियर सुषमा यादव जी। भाई लीसो आपको जॉब कैसे दिलाएगी? सस्ता और बढ़िया है जी। ओके, जर्नैल सिंह तो कह रहे हैं जी सस्ता और बढ़िया है। शुक्र उसने ये नहीं कहा कि सस्ता और टिकाऊ है ना। राम राम डियर पिंकी जी। देखो, आप जो भी आंसर करोगे ना, मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई हर मामले में लीसो आपके साथ न्याय कर रहा है। आप कहोगे सर फीस, मैं कहूंगा फीस के मामले में न्याय कर रहा है। आप कहोगे सर क्वालिटी, मैं कहूंगा क्वालिटी के मामले में न्याय कर रहा है।
टाइम सेविंग सर, टाइम मैनेजमेंट सर, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के मामले में आपके साथ न्याय हो रहा। तो कहने का मतलब आप जो भी बोलोगे ना, आप ये कह रहे हो कि आपके साथ दरअसल ये हो रहा है। बोलो हाँ या ना। जो भी शब्द का इस्तेमाल करोगे आप कहोगे सर हमें घटिया पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप बोलोगे तब भी मैं कहूंगा कि बेटा यहाँ रहने का कारण ही न्याय है। अब एडमिशन हो सकते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आपके बैच में मान के चलिए 100 एडमिशन है, मान के चलते हैं, मुझे नहीं पता कितना एडमिशन, ऑनलाइन में यही एक डिफिकल्टीज होती है, पता नहीं लग पाता कि कितने एडमिशन आते रहते हैं, बच्चे जाते रहते हैं, है ना। क्या 100 बच्चों में के एडमिशन में क्या सारे ही बच्चे आज क्लास में बैठे हैं क्या? आपका आंसर है नहीं, सारे तो नहीं बैठे, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि कुछ बच्चे मेरी क्लास के लेने के दौरान बीच में आए, उनके पास नोटिफिकेशन गया, उन्होंने देखा रहे पॉलिटी, पॉलिटी वाला मास्टर देख लिया किसा हुआ है भाई, खुला ऐप खोलेंगे, ऐप खोलते ही एक दाढ़ी वाले पापा दिखेंगे, उनको दाढ़ी वाले पापा पसंद नहीं आएंगे, वो हटा देंगे। तो देखिए वो आया जरूर है लेकिन चला गया। दो चीजों में उसे इंटरेस्ट नहीं था, पॉलिटी में और पॉलिटी को पढ़ाने वाले में। हो सकता पॉलिटी को पढ़ाने वाली होती तो एक बार के लिए जरूर रुका जा सकता था, लेकिन नहीं रुका। तो इसका मतलब वो बच्चा जो आया और चला गया, उसने क्या फील महसूस नहीं किया, उसने क्या महसूस नहीं किया सर, उसने न्याय महसूस नहीं किया। उसे लगा यार पॉलिटी कोई और पढ़ाता तो ज्यादा अच्छा, या ये कह लो पॉलिटी कोई और पढ़ाती तो ज्यादा अच्छा होता, दाढ़ी वाले बाबा का क्या देखना यार। तो ऊपर से सब्जेक्ट भी पॉलिटी, मजा तो वैसे नहीं आता, छोड़ो यार, छोड़ो हटाओ। सेकंड नहीं लगाया बंदे ने, निकल लिया। तो इसका मतलब है उसे ये महसूस हो गया कि भाई इस क्लास में मेरे साथ न्याय नहीं होने वाला, निकल लिया। लेकिन आप लोग यहाँ बैठे क्यों? आप लोग इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ न्याय हो रहा है। मतलब पॉलिटी पढ़नी है सर, पॉलिटी पढ़नी नहीं सीखनी है, हमें लगता है कि आप सिखा सकते हो, पढ़ाता तो हर कोई है। दूसरा, हमें नहीं फर्क पड़ता सर दाढ़ी वाले बाबा हो या फिर कोई साध्वी हो, साधु हो साध्वी हो को फर्क नहीं पड़ता सर, सिखाने वाला होना चाहिए, हम सीखेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बेटा आप लोगों को न्याय महसूस हो रहा है इसलिए आप बैठो, जिनको नहीं महसूस होगा वो निकल लेंगे। यही वजह है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बात करेंगे ना कि भारत के संविधान में क्या उद्देश्य है, तो जब इन चारों शब्द पे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अगर न्याय ही नहीं होगा तो फिर हम किस तरह की स्वतंत्रता की बात करेंगे। मान के चलो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हाँ हाँ सर बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन अगर आप आईएएस बनना चाहते हो और आईएएस आपको बनने ही नहीं दिया जा रहा, तो क्या आपके साथ न्याय हो रहा? नहीं सर, लेकिन स्वतंत्र तो हो आप, सरकार तो कहती है तुम स्वतंत्र हो, लेकिन आपके साथ न्याय नहीं हो रहा। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, वो कहते हैं प्रधानमंत्री हम बनने ही नहीं देंगे। इसका मतलब आपके साथ, आप स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक तो हो लेकिन आपके साथ न्याय नहीं हो रहा। सर हमने ना फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद जो है हमने पेपर दिया, पेपर देने के बाद सर मेरे मार्क्स भी ज्यादा आए और हरियाणा सरकार ने मेरे को नौकरी नहीं दी। मेरे को एक बात बताओ, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ एक चीज दस दो भैया, कोर्ट केस क्यों होते हैं? थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू सो मच। भाई वही तो है ना, जिसके साथ न्याय है वो यहाँ बैठा रहेगा, जिसके साथ नहीं है वो नहीं आएगा। खेल तो सारा न्याय का ही है। मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि जो कोर्ट केसेस होते हैं हरियाणा में, कोई भी नौकरी आ जाओ बिना कोर्ट में जाए हुए ना लोगों की भर्तियां नहीं होती, तो कोर्ट केस क्यों होते बताओ? हाँ सुषमा यादव, समझ गए ना आप? न्याय नहीं होता सर। जो दो चार बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, देखा न्यायपालिका के पास पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? न्यायपालिका काम ही न्याय देना उनका सर। तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हाँ न्याय होती है वहां आवाज उठाने की जरूरत ही क्या है? जब भैया आपको नौकरी मिल ही गई, सारे एफर्ट जो आपने लगाए थे उसका रिजल्ट आपको मिल गया, गवर्नमेंट ने सबके साथ न्याय किया, कोर्ट केस होने का तो सर सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मार्क्स ज्यादा लेके आए, नौकरी आपको मिली नहीं, किसी ने कहा आपके पड़ोसी जो है उसने कम मार्क्स लेके आए, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के हिसाब से जो उसको नौकरी लग गई। अरे सर अन्याय हो रहा हमारे साथ। ऐसे तो ना जाने कितने कितने हमने ना कोर्ट केस देखे हैं, हुए भी हैं, जो बच्चे इन्होंने केस किया था वो जीते भी हैं और नौकरी भी लगी है। लेकिन अगर कोर्ट केस ना करते तो उनको नौकरी लगती नहीं। तो सर खेल तो सारे न्याय का है ना, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न्याय शब्द को सबसे ऊपर रखा। यस और नो? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, 1857 की क्रांति भारत में क्यों हुई?
तो वही खेल तो सारा वही है ना बच्चे। जस्टिस है तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, और जस्टिस नहीं है तो सर फिर तो कोर्ट केसेस ही होंगे, क्योंकि भारत में न्याय दिलाने का काम तो न्यायपालिका का है। और अगर न्याय नहीं तो कुछ भी नहीं। वो राज्य एक सभ्य समाज हो ही नहीं सकता, इसलिए सर न्याय को हमने सबसे ऊपर रखा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, 1857 की क्रांति के पीछे का कारण बता दो भाई। 1857 की क्रांति के पीछे का कारण बता दो। चर्बी वाले कारतूस शोषण। अरे क्रांतिकारी हो, तुम्हारा क्या करें। अरे जोड़ना सीखो जर्नैल सिंह जी, जोड़ना सीखो चीजों को। वो तो इमीडिएट कारण था, जो आप चर्बी वाले कारतूस बोल रहे हो ना बेटा, वो एक इमीडिएट कारण था, तत्कालिक कारण था। आप तीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपके हिस्ट्री वाले सर ने तीन चीजें बताई हुई हैं या बताएंगे। बता, अगर 1857 की क्रांति होगी तो बता चुके हैं, नहीं हुई तो बताएंगे। तीन चीजें, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय नहीं था। इसीलिए सर, जब इन तीन कारणों से बहुत सारी चीजें पहले हो चुकी थी, लेकिन जब सर पानी के ऊपर हो गया, कब हो गया, चर्बी वाले कारतूस की वजह से सर के ऊपर पानी चला गया, इसलिए क्रांति शुरू हो गई। क्रांति हमेशा कब होती है, जब उस राज्य में या उस जगह पर रहने वाले लोगों के साथ क्या नहीं होता, न्याय नहीं होता। क्योंकि क्रांतियों का मतलब ही होता है बदलाव। बदलाव किस चीज का, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे, इसलिए सर बदलाव होगा, इसलिए सर क्रांति होगी। समझ में आया। तो क्रांति होती ही है अन्याय की वजह से। न्याय हो जाएगा तो कभी भी क्रांति नहीं होगी। बताओ, आज क्या आप लोग क्रांति कर लोगे भारत में? अरे नहीं सर। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारे साथ न्याय ही हो रहा है, इसलिए कोई क्रांति नहीं। लेकिन कल को हम देखेंगे कि भैया यही सरकार है, यही पुलिस वाले हैं, यही मिलिट्री वाले हमारा शोषण कर रहे हैं, तो कल को तो हम अन्याय के खिलाफ उठेंगे ही उठेंगे। तो इसीलिए अन्याय के खिलाफ उठेंगे तो क्रांतियां होगी, अन्याय के खिलाफ। लेकिन न्याय है तब कौन सी क्रांति करोगे। यही वजह है कि अम्बेडकर जी ने कहा न्याय शब्द को ऊपर रखो। अच्छा, न्याय की जगह न्याय क्यों नहीं लिखा? अरे अन्याय मतलब नेगेटिव हो जाता, अगर यहाँ लिख देते अन्याय तो फिर लोगों को लगता है कि भारत में तो अन्याय ही होता है, तो अन्याय के खिलाफ। एक तो नेगेटिव सेंस है, और लोगों को लगेगा कि भाई इस देश में अन्याय हो रहा है इसलिए न्याय की बात हो रही है। न्याय का मतलब इस देश में न्याय हो रहा है इसलिए न्याय शब्द लिखो, न्याय मत लिखो। कहानी के लिए सोनू जी वेरी गुड इवनिंग। चलो कहानी बढ़ो आगे। सर नेक्स्ट वर्ड है स्वतंत्रता। बेटा किस चीज की स्वतंत्रता? सर यहां लिखा गया स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की स्वतंत्रता। वो हिंदी में देख लेना क्या लिखा हुआ है। सर देखो, मैं अगर इस देश में किसी भी पद के लिए जाना चाहूं तो मैं जा सकता हूं। आपने ही बताया था कि भारत का राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सबके लिए ओपन होता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और सबसे प्रथम जो व्यक्ति भारत में होता है राष्ट्रपति होता है। तो अगर कोई भी भारतीय है, अगर वो कंडीशन पूरी कर ले राष्ट्रपति बनने की, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्रपति से नीचे ही तो सारे रैंक्स आते हैं सरकारी। तो जब राष्ट्रपति नॉर्मल बंदा बन सकता है, द्रौपदी मुर्मू जब एक आदिवासी महिला ही भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, तो उसका मतलब भारत का राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। और अगर भारत का राष्ट्रपति कोई भी भारतीय बन सकता है, इसका मतलब उसके नीचे आने वाले जितने भी पद हैं उस पर भी कोई भी जा सकता है। तो बेटा ये स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ही तो है, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। अगर स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की स्वतंत्रता ना दी गई होती तो आप बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, आप पीएचडी कर लो। लेकिन अगर आपको नौकरी ही नहीं मिल रही, अगर आपको समानता ही नहीं दी जा रही इस लेवल पे, तो बेटा फिर कैसी स्वतंत्रता?
आप लोगों ने शेख अब्दुल्ला का नाम सुना है? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के दिलाने में उसी बंदे का हाथ था। और स्टोरी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 1925 में वो बंदा जम्मू कश्मीर रियासत में सबसे पढ़ा लिखा था, एमएससी था। और एमएससी वाले बंदे को नौकरी नहीं दी। किसने? हरी सिंह ने। जो रियासत का राजा था, हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला को नौकरी नहीं दी। क्यों नहीं दी? मुसलमान था। मुसलमान दो सेकंड क्लास के सिटीजन माने जाते थे कश्मीर में। तो कश्मीर रियासत जो है, जो एक हिंदू राजा चला रहा है, वो सिर्फ शेख अब्दुल्ला को इसलिए नौकरी नहीं दे रहा क्योंकि वो मुसलमान है। तो एक बात बताओ, वो तो आपकी रियासत में नौकरी करना चाहता है, वो तो कहता है मेरे को नौकरी दो, और आप नौकरी दे नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि भैया नौकरी नहीं देंगे। शेख अब्दुल्ला कहता है यार एक बात बता, तेरे अंडर में जितने भी नौकर हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, जो रियासत ने नौकरी दे रखी है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे बराबर पढ़ा लिखा हो, मेरे जितना इंटेलिजेंट हो। लेकिन जो बंदा 5वीं 8वीं वाला भी है, आपने उसको भी अच्छी नौकरी दे रखी है, मैं एमएससी, और आप मुझे नौकरी नहीं दे रहे। तो एक बात बताओ, क्या उसको स्वतंत्रता है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की? नहीं है सर। तो बेटा जब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की स्वतंत्रता नहीं है, तभी तो उसने राजा के खिलाफ सारी कॉन्स्पिरेसी की थी। कॉन्स्पिरेसी तो गलत शब्द है। तभी तो उसने राजा के खिलाफ सारे आंदोलन छेड़े थे, सारे मुसलमानों को जोड़ा उसने, और उसने बोला कि अगर आपको इस रियासत में रहना है और अगर आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है, तो राजा हरि सिंह को हटाओ और इसकी जगह लोकतंत्र लेके आओ। मतलब आप और मैं जब मिल करके जिस व्यक्ति को चुनेंगे, वो व्यक्ति हम लोगों के लिए काम करेगा। हमें क्यों करना राजा के अंडर में काम? तो यहाँ दो चीजें हो रही हैं। राजा ने उनको स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की स्वतंत्रता नहीं दी, और शेख अब्दुल्ला अपने साथ क्या महसूस नहीं कर रहा? न्याय महसूस नहीं कर रहा। क्या होगा सर? फिर तो राजा हरि सिंह के खिलाफ गड़बड़ होगी ही होगी। और उसका रिजल्ट देखो, राजा हरि सिंह के साथ क्या हुआ। 47 में सर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान घुस गई, पाकिस्तान की सेना घुस गई, कबीला वाले लोग घुस गए, मारकाट शुरू हो गई। राजा हरि सिंह रियासत को बचा नहीं पाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया कि तू भारत में आ जा। आर्टिकल, अच्छा भारत में आ गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय समझौते के साथ। विलय समझौते के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन शेख अब्दुल्ला कहता है कि यार नेहरू, बाकी सारे मुसलमान तो जा रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन सीन ये है कि जो कश्मीर में मुसलमान है वो भारत की सरकार को लेकर के थोड़े क्वेश्चन मार्क पे हैं कि अगर भारत में अगर हम लोग रह गए और हम मुसलमान हैं तो पता नहीं हमारे साथ किस तरह का व्यवहार होगा। तो डियर नेहरू जी, हमारे लिए कुछ अच्छा करो। नेहरू जी ने कहा क्या यार, क्या अच्छा कर सकते हैं? चाय पकौड़े खा लो। बोला अरे नेहरू जी, अच्छा करने का मतलब चाय पकौड़े खाना नहीं होता। अच्छा करने का मतलब हमने सुना है कि अंबेडकर जी संविधान बना रहे। हाँ तो अंबेडकर जी को बोलो कि कश्मीर के लिए कुछ विशेष प्रावधान करें, जिससे हमारे मुसलमान जो हैं भारत सरकार को लेकर के थोड़े से पॉजिटिव हों, और पॉजिटिव हो जाएंगे तो सर फिर कश्मीर की तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो बोला यू आर ए वेरी गुड क्वेश्चन, चलो ठीक है भैया, आप जाओ अम्बेडकर जी के पास। अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। शेख अब्दुल्ला पहुंचे अम्बेडकर जी के पास। अम्बेडकर जी को बोलते हैं साहब, आप मेरे लिए ना कश्मीर के लिए कुछ अच्छा अच्छा प्रावधान करो, स्पेशल प्रोविजन दो। अम्बेडकर जी ने कहा मैं नहीं देता, मैं तो हर राज्यों को बराबर मानूंगा, तुम कोई अलग से दादी गौरी के बेटे हो जो तुमको हम अलग से प्रावधान देंगे। तो पहुंचे वो नेहरू जी के पास। नेहरू जी बोले कि, नेहरू जी को वो बोलते हैं शेख अब्दुल्ला साहब कि साहब एक बात बताओ, अम्बेडकर जी तो बात ही नहीं मान रहे, प्रभु कुछ करो, आप तो मेरे दोस्त हो। वो कश्मीर के फिर मुसलमान आपके खिलाफ चले जाएंगे और फिर वो पाकिस्तान पाकिस्तान चलाएंगे तो ठीक नहीं होगा। नेहरू ने कहा यार देख ले यार अम्बेडकर क्या कर रहा तो भी। अम्बेडकर ने कहा चलो ठीक है। तो हमने भाग 21 बना करके एक टेम्पररी ट्रांजिशनल यानी एक अस्थायी रूप से प्रावधान दे करके आर्टिकल 370 जोड़ दिया सर। आर्टिकल 370 जोड़ा, उसमें हमने बोला कि भैया ऐसा है, आपके ऊपर भारत की 3 चीजें लागू होंगी। एक तो डिफेंस लागू होगा, एक संचार व्यवस्था लागू होगी, और तीसरी जो इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, विदेशी मामले होंगे, वो भारत सरकार संभालेगी। अब समझिए कि विदेशी मामलों में भारत की चलेगी, रक्षा में भारत की चलेगी, संचार व्यवस्था में भारत की चलेगी, चौथी किसी चीज में भारत की नहीं चलेगी। यही तो था सर 370, यानी कश्मीर का अपना संविधान। और इस 370 की वजह से सर कश्मीर की स्थिति भारत में हो गई एक देश के अंदर एक देश की, कश्मीर का अपना झंडा, कश्मीर का अपना संविधान। तो एक देश के अंदर एक देश बन गया कश्मीर, है ना? और ऐसा अब हमको लग रहा है, जितना भी रेस्ट ऑफ इंडिया है, अब हमको लग रहा है कि सर हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। तो मोदी जी आगे कहते हैं कि भाई हमें आप गवर्नमेंट में ले आओ, तो बेटा हम तो 370 खत्म कर देंगे। हमें लगा कि हमें तो न्याय मोदी जी देंगे। हमने मोदी जी को वोट दिया, और मोदी जी को वोट दिया तो मोदी जी ने देखिए 5 अगस्त जैसे ही दूसरी बार उनकी गवर्नमेंट बनी, 5 अगस्त 2019 को 370 के जो विशेष प्रावधान थे सर खत्म कर दिए।
मोदी जी वाह सर, बहुत अच्छा है। देखा किस तरह से चीजों को जोड़ा जा सकता है। जोड़िए, पॉलिटी सीखिए, यही तो पॉलिटी है। बढ़ो आगे। बात आ जाती है समानता की। कैसे समानता की भाई? देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, समाजवाद का मतलब ही होता है समानता क्रिएट करना। वो समाजवाद समाजवाद हो ही नहीं सकता जहां पर समानता की बात नहीं की गई हो। नेहरू जी तो शुरू से ही समाजवादी विचारधारा के थे, वो शुरू से ही समानता की बात कर रहे थे। किस तरह की समानता सर? किस तरह की समानता? एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी भाई। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज को जो है आप लोग समानता में लिखेंगे। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज को आप लोग समानता में लिखेंगे, और स्वतंत्रता में लिबर्टी ऑफ थॉट्स, सॉरी, विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे। वो आप लोगों के पास प्रस्तावना होगी, वो देख लेना। तो सर समानता, समाजवादी का मतलब ही समानता है, यानी नौकरियां देना, उनको बराबरी देना, पैसे देना। और सर वो तो हम लोगों ने पहले ही मेंशन किया हुआ, भारत के संविधान में समाजवाद सब था नहीं, लेकिन समानता तो थी ना, अवसरों की और मौकों की। भाई मैं एक गरीब घर से उठा हुआ बच्चा हूं, ठीक है। अगर सरकार में समाजवाद विचारधारा नहीं हुई होती तो शायद मैं इतना ना आगे नहीं बढ़ता, कोचिंग में नहीं आता, पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं, उसके बदले पैसे नहीं आते, और मैं शायद उसी कंडीशन में ही रहता जिस कंडीशन से मैं निकला हूं, है ना, एक हाशिए पे, एक किनारे पे। तो सर वो तो दिक्कत वाली बात। हाँ बिल्कुल। तो बेटा भारत में समाजवाद है, तभी तो मैंने कई फॉर्म भरे, कई फॉर्म भरे, 2010 से 2016 तक मैं फॉर्म भरता ही रहा, हालांकि अभी भी फॉर्म भरता हूँ, जो मेरे लायक होती है मैं तो वो फॉर्म फिलअप करता ही हूँ। तो देखिए मैं स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की वजह से ही तो वो फॉर्म भर पा रहा हूँ। अगर वो कह देते कि नहीं नहीं 10 लाख से ऊपर वाली सैलरी वाले ही फॉर्म भरेंगे, तो सर मेरे लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, या किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो वो तो संविधान की प्रस्तावना में पहले मेंशन कर दिया गया है। बोलो हाँ या ना? हाँ। नेक्स्ट वर्ड है सर भाईचारा। एक बात बताओ, आप और मैं अफ्रीका के किलिमंजारो में मिलते हैं, ठीक है, और आप मुझे देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ, और इससे पहले हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। हम कहाँ हैं? अफ्रीका में। कहाँ पे? किलिमंजारो पर्वत के पास। मुझे लगता है यार आपकी जो शक्ल है वो अफ्रीकन तो आप नहीं लगते। आप मुझे देखेंगे, आप कहेंगे यार आप अफ्रीकन तो नहीं लगते। हाँ सर। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया तू कहाँ से? वो बोलेगा सर मैं भारत से। वो मुझसे पूछेगा तुम कहाँ से? मैं कहूंगा भारत से। मैं कहूंगा वल्ला हबीबी, ये देखो दोनों ही भारतीय हैं, दोनों ही अफ्रीका में है। और जब अफ्रीका में जब पता चला कि दो भारतीय हैं, तो बेटा क्या होगा? हैंडशेक होगा सर, गले मिलेंगे सर, और खुशी चरम सीमा पे होगी। वाह, अफ्रीका में भारतीय, मजा आ गया यार सर। बात करेंगे, बैठेंगे, शाम को वहां बैठेंगे तो दो पैक भी मारेंगे। तो सर क्या है? क्या है सर? भाईचारा आ गया ना। तो बेटा भाईचारा किसने पैदा किया? सर भाईचारा हम दोनों के बीच में भारतीयता ने पैदा किया। भारतीय हैं इसलिए भाईचारा आ गया। तो देखा बेटा भाईचारा कैसे आ गया है, ऐसे आता है। अब एक बात बताओ, आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, सीट मिलती है, बैठ जाते हो, क्या आप बैठने से पहले ये देखते हो कि जहां बैठ रहे हो वहां वो व्यक्ति मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है? क्या आप देखते हो कि जो बंदा बैठा हुआ है वो किस रिलीजन से है? क्या आप ये देखते हो कि जो बंदा बैठा हुआ है किस कास्ट से है? नहीं ना। तो सर हम तो बैठ जाते हैं। क्या आप देखते हो कि वो बंदा कहाँ पैदा हुआ है? नहीं ना। सीट मिली, बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि सर हम विभेद नहीं करते, और जितने भी भारतीय हैं हम सब में भाईचारा है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, विभेद क्यों करें? जी, ये बात सही है सर, क्लियर यहां तक की कहानी। अब इस भाईचारे को हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए। मान के चलिए कि आप जब बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, आपको पता चला जो पड़ोसी है वो पाकिस्तानी का है, पाकिस्तानी मुल्क का है, यानी वो पाकिस्तानी है। एक बात बताओ, अगर पता चला वो पाकिस्तानी है, तो हो सकता है आप उसके पास बैठो ही ना। आपको लगे बंदा क्या आपका बम लेके बैठा हो, बटन दबाए ट्रेन उड़ा देगा, है कि नहीं? तो भाईचारे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सर अगर मुझे पता चले वो पाकिस्तानी है, एक बार के लिए तो दिमाग में आएगा कि यार भाईचारा क्या, तेल लेने बंदा तो है ना, बटन दबाएगा पूरा ट्रेन उड़ा देगा, मैं तो निकल लूंगा सर, मैं तो पुलिस को इत्तला करूंगा यार ये पाकिस्तानी, पहले उसको चेक करो।
तो देखिए पाकिस्तानी से भाईचारा तो नहीं आया, भारतीयता से आया ना। भाई भारतीय तो कोई दिक्कत नहीं है, बम नहीं उड़ाएगा। तो खेल सारा भारतीय का है ना। और इससे आता है भाईचारा। फिर सर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक शब्द लिखा गया है, और अखंडता। यानी कुछ भी हो जाए, जो भारत बन गया वो बन गया, और भारत टूट नहीं सकता बेटा, अखंड रहेगा। भारत में दुनिया का लगभग हर धर्म रहता है, रहता है सर। भारत में दुनिया का हर संस्कृति और हर परंपरा मिलती है, मिलती है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधता बहुत ज्यादा है। हाँ सर बिल्कुल है। यहाँ दुनिया का लगभग हर रिलीजन का बंदा रहता है, लगभग छोड़िए, यहाँ दुनिया का हर रिलीजन रहता है, रहता है। तो देखिए इतना खूबसूरत, और इसके बाद भी भारत एक बना हुआ है। अब पंजाब की संस्कृति अलग, पंजाब की भाषा अलग, लेकिन पंजाब ये थोड़ी कहता है कि भाई मैं अलग होऊंगा। और अगर पंजाब कहता है तो क्या भारत ने अलग होने दिया? नहीं सर। तो अखंड हो गया ना भारत भैया। मणिपुर कहता है हम अलग होंगे, अरुणाचल प्रदेश कहता है कुछ कुछ है हम भी अलग होंगे, और सबसे ज्यादा नाटक करता नागालैंड, कहता कि हम तो है ही नहीं भारतीय। उन्होंने तो लिख भी दिया सर कई जगह, भाई नागालैंड इज नॉट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नागालैंड में रहने वाले लोग जो हैं वो नागाज हैं, वो इंडियन नहीं है। कई लोग, कई क्रांतिकारी ऐसे बोलते हैं। तो जब कई क्रांतिकारी ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब तुम बोले जाओ भाई। इसका मतलब क्या, बोले जाओ। तुम अलग थोड़ी हो गए, तुम्हारे बोलने से थोड़ी हम तुमको अलग कर देंगे। नागालैंड स्टिल इज द पार्ट ऑफ इंडिया सर। अलग तो होता नहीं है, नागालैंड तो चाहता है एक देश बने, बन लो, कितने देश बनाओ, एक बनाओ, 10 बनाओ, 1000 बनाओ, दिमाग में बनाओ। असली में तो भारत ने नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया सर? अखंडता की वजह से। भारत से ऑलरेडी पाकिस्तान अलग हो चुका था, अब भारत से कोई दूसरा देश अलग नहीं होगा, इसलिए सर अखंडता की बात हो रही है। और फिर वो डेट, जिस डेट को हम लोगों ने प्रस्तावना को संविधान के अंदर अंगीकृत किया, हमने मतलब सर संविधान सभा ने, हाँ संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान के अंदर अंगीकृत किया। कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रस्तावना को खत्म कर दिया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए भाई। हेलो डियर शुभम जी, हेलो। देखो
थैंक यू सो मच निशु कुमारी जी। सर बांग्लादेश भी तो भारत से ही बना है, वो तो बाद में बना है, ऐसा क्यों? बांग्लादेश तो बच्चे 1947 में बन गया है। और प्रियम्बल आपने कब जोड़ा है डियर सुषमा जी? देखना 26 नवंबर 1949 को। और बांग्लादेश जो है वो बन गया था ईस्ट पाकिस्तान के रूप में 15 अगस्त 1947 को ही। तो बेटा उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब आपका संविधान बन गया है उसके बाद कोई देश अलग हुआ है क्या भारत से? सवाल ये है। इसलिए अखंडता शब्द का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो 15 अगस्त 1947 के बाद की बात करेंगे। या ये कह लीजिए जब आपका संविधान बनेगा 1950 में, आप उसके बाद की बात करेंगे। उससे पहले जो बन गया वो बन गया, उससे उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। संविधान सभा के इलेक्शन कब हुए थे? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था बच्चे, जिसका काम था संविधान सभा बनाना। और मई 1946 में इंडिया में संविधान सभा का इलेक्शन हो गया था। और जब संविधान सभा बनाई गई थी तब 389 मेंबर थे। यार ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ दोस्त। जनरल सिंह, लगता है तूने पहले क्लास ली नहीं है। पहले जाइए बच्चे क्लास लीजिए, देखिए ये सारी चीजें जो हैं पढ़ाई जा चुकी हैं। चलो, किसी का कोई डाउट नहीं इसके अलावा? सर जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग आ जाते हैं अब सीधे किस पे? सर अब बात करते हैं हम लोग संविधान के अन्य पहलुओं पे। जैसे भारत के संविधान में बेटा कितने चैप्टर हैं? सर चैप्टर नंबर 1 है, फिर चैप्टर नंबर 2 है, फिर चैप्टर नंबर 3 है। इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे एक चैप्टर नंबर आएगा 5, आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, फिर आगे बढ़ेंगे और इस तरह से करते करते टोटल चैप्टर है हमारे पास 22। जैसे ही चैप्टर नंबर 5 में आएंगे वैसे ही बात पता चलेगी कि अच्छा चलो उसको समझने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ। सबसे पहले बेटा हम भारत बनाएंगे, हमारा प्यारा भारत। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अब सर इस पूरे भारत को चलाने के लिए एक सरकार होगी जिसको हम पार्ट 5 में बात करेंगे। और सर ये भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा, अलग अलग राज्यों में बटा होगा। अब इन राज्यों को चलाने के लिए एक सरकार होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे भाग 6 में। ठीक है, आगे बढ़ो सर। पार्ट 5 में जब इस पूरे भारत को चलाने के लिए जिन लोगों को लाया जाएगा उनको सर नाम देंगे हम लोग संसद। और भाग 6 में इन छोटे छोटे राज्यों को जो जिससे टुकड़े बने हुए हैं भारत में, उन राज्यों को चलाने के लिए, उन सिस्टम को चलाने के लिए जो संस्था आएगी उसको ही बोलेंगे सर हम विधानमंडल। ठीक है। अब संसद का मतलब क्या होगा? सर संसद का मतलब होगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। संसद का मतलब होगा भारत में एक राज्यसभा होगी। और संसद का मतलब होगा एक लोकसभा होगी। जहां पर इन तीनों को जोड़ दोगे तो वहां संसद हो जाएगा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद, अब देखिए, अब यहां से आपकी मेहनत पढ़नी शुरू हो जाएगी। अब यहां से आर्टिकल्स लिखने शुरू हो जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में, 79 में ये बात लिखी गई है कि भारत में एक संसद होगी और संसद 3 लोगों से मिलकर के बनेगा। यानी अगर इन तीनों में कुछ भी मिस हो गया तो वो कुछ और ही होगा, संसद तो नहीं होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अगर मैं ये कहूं बच्चे कि प्रेसिडेंट से जब हम लोकसभा की तरफ आ रहे हैं तो इसमें शक्ति किसको होगी? प्रेसिडेंट से जब आप लोकसभा की तरफ आ रहे हैं तो इसमें शक्ति बढ़ रही है या घट रही है? आप कहेंगे सर इसमें शक्ति बढ़ती है। जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे शक्ति बढ़ती है। क्यों सर?
अरे भाई, राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, और लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। तो जहां सर प्रत्यक्ष निर्वाचन है, उनको शक्ति अप्रत्यक्ष के मुकाबले ज्यादा होगी, इसीलिए लोकसभा जो है ज्यादा शक्तिशाली है। तो यानी ऊपर से नीचे आओगे, शक्ति बढ़ती है ना कि शक्ति घटती है। कहानी क्लियर? क्लियर सर। अब समझो, जिस तरह से भारत को चलाने के लिए 3 लोग हैं, उसी तरह से राज्यों को चलाने के लिए भी 3 होंगे सर। सर, एक होगा राज्यपाल जो ऊपर बैठा हुआ है, राज्यपाल के सर नीचे आएगा विधानसभा, और विधानसभा के नीचे आएगी विधान परिषद। विधानसभा को सर अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है भाई, जैसा भारत का राष्ट्रपति केंद्र में रोल प्ले करता है, कुछ वैसा ही रोल राज्यों में राज्यपाल भी करता है। बोलो हाँ या ना? जैसा ही रोल प्ले करता है केंद्र में राज्यसभा, वैसा ही रोल भारत के अन्य राज्यों में विधान परिषद करती है, और जो रोल प्ले करती है लोकसभा, सर वैसा रोल राज्यों में प्ले करती है विधानसभा। अब आप देखो, राष्ट्रपति के बराबर तो राज्यपाल है, लेकिन राज्यसभा के बराबर जो विधान परिषद है वो देखो यहां पर नीचे है, और जो लोकसभा है वो देखो यहां पर ऊपर है। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि जो विधान परिषद होती है ना, ये अनिवार्य नहीं होती है। अगर आप इसको ऊपर ले जाते और उसके नीचे विधानसभा लिखते, तो फिर हमारे लिए विधान परिषद को लाना एक मजबूरी हो जाती, या ये कह लीजिए वो मैंडेटरी हो जाती। लेकिन विधान परिषद को हमें करना था ऑप्शनल। इसका मतलब यह है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा को लगता है कि विधान परिषद लाना चाहिए तो लाया जा सकता है, नहीं लगता तो नहीं हटा देंगे। इसलिए उसे बीच में नहीं लाया गया, इसलिए उसको नीचे रखा गया है। बीच में रखने का मतलब था सर वो मैंडेटरी हो जाता, इसलिए उसको नीचे रखा गया। यही वजह है कि जो अगर किसी राज्य में विधान परिषद होगी तो उसका रोल वैसा ही होगा जैसे राज्यसभा का होता है, और अगर लोकसभा है तो उसका रोल वैसा ही होगा जैसे विधानसभा का होगा, और विधानसभा का रोल वैसा ही होगा जैसे लोकसभा का होगा। इसका मतलब है कि अगर हमने ये चीजें पढ़ ली तो एक तरीके से आपने ये भी पढ़ लिया, बस थोड़ी सी चीजें आप हल्की फुल्की अलग कर देंगे, बाकी एक तरीके से ये भी क्लियर हो जाएगा। ओके सर, अब समझिए सर, राज्यसभा में आप जाओ, चल लोकसभा में जाओ, तो बेसिकली आप जा कहाँ रहे हो? सर हम तो संसद में जा रहे हैं। तो बस बेटा, लोकसभा में जाओ चाहे राज्यसभा में जाओ, जा रहे हो संसद में, इसलिए हम आपको कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। हिंदी में इसे कहेंगे हम सर सांसद, तो एमपी हो गया। उसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, उसे हम कहेंगे सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी ये हो गया सर एमएलए। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा वो हो जाएगा सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी एमएलसी। आप समझ रहे हैं? तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया एमपी, एमएलए और एमएलसी का, हाँ या ना? हाँ सर, एमपी, एमएलए और एमएलसी के बीच में डिफरेंस हमने देख लिया, बिल्कुल देख लिया। तो अब चलो आगे। सर हमारा जो टॉपिक अब स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा भारत के राष्ट्रपति से, कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है वो कैसे बने। तो आ जाओ देखते हैं भैया, भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। देखिए वैसे तो प्रेसिडेंट की स्पेलिंग PRESIDENT होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैं प्रेसिडेंट को शॉर्ट में लिखता हूं PZ। प्रेसिडेंट में जेड कभी नहीं आता, लेकिन शॉर्ट में करने के लिए मैंने PS लिखा हुआ, PZ लिखा हुआ है, ठीक है? कहीं आप लोग भी प्रेसिडेंट में S की जगह जेड कर दो। भारत का राष्ट्रपति सर, भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में यह बात लिखी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या भारत के 2 राष्ट्रपति हो सकते हैं? नहीं सर, भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। बस फिर आगे बढ़िए। सर जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहेगा उसके लिए कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं भाई? सर शर्त यह है कि 35 LOC की कंडीशन वो पूरी कर दे। LOC सर बॉर्डर पे भेज रहे हो क्या पाकिस्तान के? अरे नहीं बेटा, 35 तो सर उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, मतलब उसकी उम्र इससे ज्यादा होनी चाहिए, 35 से नीचे नहीं होगी, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हो। अच्छा,
एल का क्या मतलब है सर? लोकसभा का सदस्य बनने योग्य। और ये बात लिखी गई है कि भाई वो लोकसभा का सदस्य होगा? नहीं, इसमें लिखा गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने की जो कंडीशन होती है वो पूरी कर दो आप, बस। यानी होना ना होना बात बराबर वो नहीं है कि होगा ही होगा, नहीं भी होगा तब भी वो राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन कंडीशन पूरी हो। सर लोकसभा का सदस्य बनने की क्या कंडीशन होती है? भाई भारत का नागरिक हो और वो कम से कम 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। पागल दिवालिया वो तो सबके साथ अप्लाई होगा ही होगा। तो सर 35 की उम्र जिसकी हो गई, वो तो लोकसभा का क्या, वो तो राज्यसभा के सदस्य बनने की कंडीशन भी पूरी करता है कि नहीं? चलो फिर आगे बढ़ो। ओ का मतलब सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी उसके पास लाभ का पद ना हो। समझो इस बात को, लाभ का पद ना हो मतलब मायने सर इसके इसके मायने ये हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो, तो बेटा आईएएस की जॉब छोड़ो, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप आईएएस की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। यह है लाभ का पद, ये है लाभ का पद। लाभ का पद नहीं होना चाहिए सर। असली में लाभ का पद कहते किसे हैं? देखो दोस्त, संविधान में लाभ का पद बताया ही नहीं गया है, सिर्फ इतना बोला गया है कि लाभ का पद ना हो। लाभ का पद किसे कहेंगे, या तो सर आगे समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय इसकी डेफिनेशन तय करे। संविधान में तो इसकी डेफिनेशन तो है नहीं, कोई इसकी कुछ मूल उसकी कोई परिभाषा तो है नहीं। बस फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि सर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जो सरकार के अंडर आता है, और किसी भी डिपार्टमेंट में पैसे खर्च करने के लिए, किसी भी, अब जैसे कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, अब मेरे डिपार्टमेंट में पैसा आएगा ना, और मैं वो पैसा आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो जब पैसा रिलीज किया जाता है किसी के नाम से, तो सर जब वो फॉरवर्ड किया जाएगा तो वो मैं उस पैसे के साथ क्या करूंगा क्या नहीं, वही लाभ का पद है। अब भारत के राष्ट्रपति का पद क्या लाभ का पद है? नहीं सर। अच्छा, कभी कोई पूछे कि भाई क्या भारत में सारे लाभ के पद माने जाएंगे क्या, जितने भी सरकारी नौकर हैं? नहीं, वो ये कहता है कि लाभ का पद में आप 4 लोगों को काउंट मत करके चलना। 4 लोग लाभ के पद में नहीं होंगे। कौन कौन सर? एक तो भारत का राष्ट्रपति का पद जो है वो लाभ का पद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वाइस प्रेसिडेंट का, वो पद भी लाभ का पद नहीं है। ओके। तीसरा, जितने भी मंत्री होंगे, हाँ, जितने भी मंत्री होंगे, चाहे वो मंत्री केंद्र के हों और चाहे वो मंत्री राज्यों के हो, मंत्री हो, वो भी लाभ के पद में नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ राज्यपाल, मतलब अगर कोई सर राज्यपाल है, अब जैसे हरियाणा का राज्यपाल है, और अगर राष्ट्रपति का चुनाव आ गया, तो क्या राज्यपाल अपने पद पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? हाँ। क्या उपराष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए चुनाव लड़ सकता है? हाँ। और क्या कोई मंत्री अपने पद पे रहते हुए चुनाव लड़ सकता है? हाँ। हाँ भाई हाँ। यानी जब मैं कहता हूं लाभ का पद, इन चारों को छोड़ करके बाकी सब लाभ के पद है, लेकिन अगर ये 4 में से कोई पद है तो ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ध्यान आया? समझ में आई कहानी? लाभ के पद में इन चारों को काउंट मत करके चलना, बाकी सब लाभ के पद है। तीसरा सर, सी का मतलब सिटीजनशिप, यानी आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो मतलब सर अगर कोई पाकिस्तानी भारत का नागरिक बन गया तो वो भी भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? हाँ भाई हाँ। अदनान सामी तो पाकिस्तानी है, वो गाना गाता ना एक क्रांतिकारी, अदनान सामी तो पाकिस्तानी है।
हाँ, तो बेटा अदनान सामी क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है भारत में? हाँ सर, क्योंकि वो था, अब है नहीं, अब वो भारतीय है, अब उसने भारत की नागरिकता ले ली है, तो अब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। तो एक बात बताओ सर, जिस दिन भारत का कोई भी नागरिक 35 साल की कंडीशन पूरी कर ले और किसी सरकारी नौकरी पे ना हो, फिर तो सर वो ये कंडीशन पूरी कर ही रहा है। हाँ, तो इसका मतलब सर, क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? जब जैसे कि 2027 में चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, तो क्या उस समय वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेगा? नहीं, इतना आसान नहीं है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना। ये तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 35 साल है वो पूरी कर लेगा। तो इसका मतलब है कि किसी एरे गेरे नेतृत्व खैरो को आप राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ी लड़वा दोगे। अब सर यहाँ पर एक कंडीशन और जुड़ गई, अगर किसी को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में सर एमपी भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं। क्लियर? तो सर एमपी और एमएलए में टोटल जितने भी एमपी और एमएलए हैं भारत में, अब कितने एमएलए हैं सर? टोटल एमपी कितने हैं भारत में? 700, 233 प्लस 543, 776। अब ये मत कहना कि सर 790 होते हैं, क्योंकि एमपी बेशक 790 होते हैं, लेकिन उनमें से 14 एमपी ऐसे होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। तो जो मनोनीत होते हैं, समझिए, लोकसभा राज्यसभा में 2 + 12, 14 ऐसे सांसद हैं जो निर्वाचित नहीं होते हैं, वो मनोनीत होते हैं, और मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता। इसलिए मैं 776 लिख रहा हूं, प्लस, अच्छा सॉरी, ये तो इलेक्शन की बात है ना। हाँ, टोटल एमपी कितने हैं? 790। कोई नहीं, मैं कुछ और बता रहा था। टोटल एमपी कितने हैं? 790। और टोटल एमएलए कितने हैं बेटा? 4120 एमएलए हो सकते हैं सर। तो 4120 यानी 4910 कुल सदस्य होते हैं, या कुल सदस्य हो सकते हैं 4910 भारत में। तो बेटा इन 4910 में से 100 लोगों ने अगर इस व्यक्ति को समर्थन दे दिया, इन 100 लोगों ने अगर इस व्यक्ति को समर्थन दे दिया कि इस व्यक्ति को हम भारत का राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहेंगे और हम इसको समर्थन कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति चुनाव आयोग के सामने ये प्लस ये कंडीशन लेकर के पहुंच जाएगा, और फिर सर चुनाव आयोग को कहेगा कि मेरा राष्ट्रपति के चुनाव में नाम लिखिए। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में से जो पहले 50 होंगे और इन 100 में से जो बाद के 50 होंगे, उनको हम लोग नाम दे देते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक। तो प्रपोजर्स एंड सेकेंडर, तो प्रस्तावक और अनुमोदक यानी टोटल 100 लोगों का सपोर्ट मिल गया। ये बंदा चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग कहेगा कि यार हम तो सीरियस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए बात करेंगे। इसका मतलब जो चुनाव में नाम लिखेंगे भी ना, तो सीरियस व्यक्ति हम ये भी देखते हैं कि कहीं वो पैसा ना, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति बनने की ही सपने ले रहा हो। उसके लिए एक बार के लिए उसे जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। पहले 15,000 रुपये जमा कराओ, इसी को सर हम लोग नाम दे देते हैं जमानत राशि। इसी के लिए नाम दे देंगे हम सर जमानत राशि। तो जमानत राशि आपने जमा करा दी, वल्ला हबीबी, अब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। सर हम कई बार सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति की जमानत राशि जो है वो जब्त हो गई, तो ये जमानत जब्त होने का क्या मतलब होता है? जमानत जब्त होने का मतलब होता है कुल पड़े गए मतों का एक 6 से कम मत मिले तो जमानत जब्त हो जाती है। तो मान के चलो कि टोटल वोट पड़ गए 6 लाख, 6 लाख का 1/6 हो गया सर 1 लाख। अगर किसी को वोट मिलते हैं 99,999, इसका मतलब 1 लाख नहीं हुआ, एक कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/6 तो नहीं हुआ ना। तो जो उसने पैसा जमा कराया था वो पैसा उसे वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज्यादा वोट मिल गए,
लेकिन जो जीता उसके पास कितने वोट हैं? उसके पास 4 लाख वोट है। जो हार गया उसके पास 1 लाख 1 वोट है, और जो तीसरे नंबर पे उसके पास 99,999 वोट है। तो 99,999 वाले वोट की तो जमानत जब्त होगी, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। और अगर 1 लाख 1 जिसको वोट मिले हैं वो तो 1/6 वोट लेगा, हार वो भी गया है, लेकिन उसे वो 15,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट जो मुंह उठा करके आ गए हैं उनकी जमानत जब्त होगी तो अगली बार के लिए वो 10 बार सोचेगा नाम लिखवाने के लिए, है कि नहीं? तो सर ये कहानी है राष्ट्रपति के चुनाव के लड़ने की। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सर राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशंस में। यहां तक की कहानी हो गई तो बताओ भाई। आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बेटा यहां तक किसी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत है तो बताइए। आई एम डन। मेरा पूरा 102। लो खत्म करें कहानी आज की, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डन सर, डन डन डन। सर एक बार लाभ का पद बताना। देखो सुनील, ऐसा है कोई भी पद हो जिसे हम लाभ का पद कहते हैं, दरअसल संविधान में तो उसकी परिभाषा नहीं दी गई कि किसे लाभ का पद माना जाए, बस उन्होंने लिख दिया कि लाभ का पद ना हो। आप और मैं एक बार के लिए इतना समझ लें कि लाभ का पद का मतलब सर जिसके पास पैसा आता है और वो पैसा आगे खर्च करता है। जैसे सरपंच को आप पैसा देते हैं ताकि वो गांव में पैसा खर्च कर सके, ठीक है, तो सरपंच लाभ का पद हो गया। एक जनरल आइडिया की बात कह रहा हूं, सरपंच लाभ का पद हो गया क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है। इन्फ्लुएंसिव, देखिए जिसके पास पैसा है वही पावरफुल है, तो वो इन्फ्लुएंसिव भी है, प्रभावशाली भी है, फिर उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे वहां वहां पैसा खर्च करवाने के लिए, तो ये लाभ का पद है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ सैलरी मिलती है। भारत के राष्ट्रपति को हम है ना कोई पैसा नहीं देते कि जाओ और आप जाकर के खर्च करो। तो इसी वजह से भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संतरी, राज्यपाल, ये लोग सर लाभ के पद की कंडीशन में नहीं आते। बाकी चाहे आईएएस हो, चाहे सरपंच हो, चाहे ग्रुप डी वाला हो, ग्रुप सी वाला, ये सब लाभ के पद की कंडीशंस में आते हैं, लेकिन निश्चित परिभाषा भारत के संविधान में नहीं है। फिलहाल के लिए दिमाग में इतना रख लो कि हर वो सरकारी नौकर या जो सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जनता के द्वारा चुनाव हुआ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों नहीं हो, चाहे वो सरकार के अंदर नौकरी क्यों ना करता हो, सब लाभ के पद हैं एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्री, चाहे केंद्र राज्य के हो, और राज्यपाल। ये लोग लाभ के पद में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी लाभ का पद नहीं है, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर भी लाभ का पद नहीं है। ठीक है, चलो एंजॉय करो बच्चे, थैंक यू सो मच।